3 मई 2017 होनोलुलु हवाई। जेनिफर एपेल, एक अनुभवी नाविक, अपनी साथी ताशा फुइवा के साथ ताहिती के लिए रवाना हुई। 2600 मील से अधिक की यात्रा। इस दूरी को पूरा करने में उन्हें लगभग 3 सप्ताह लगेंगे। वे 1 साल से अधिक समय से इस यात्रा की योजना बना रहे थे और आखिरकार वह दिन आ ही गया। 5 महीने तक चलने लायक भोजन और वैलेंटाइन और ज्यूस नाम के 2 प्यारे कुत्तों के साथ वे एक ऐसे अभियान पर निकल पड़े जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। यात्रा की पहली ही रात वे फोर्स 11 तूफान में फंस गए। अगर आप इस शब्द से परिचित नहीं हैं तो मैं आपको इसे समझाता हूँ। ब्यूफोर्ट स्केल के अनुसार फोर्स 11 एक बहुत ही हिंसक तूफान होगा जिसमें 70 मील प्रति घंटे की हवा की गति होगी। 30 फीट ऊंची लहरें होंगी। इसकी कल्पना करने के लिए आप अगली बार जब आप राजमार्ग पर हों तो खिड़की से अपना हाथ बाहर निकालने की कोशिश कर सकते हैं। फोर्स 11 से ज्यादा शक्तिशाली कोई भी चीज, जिसे फोर्स 12 के नाम से भी जाना जाता है, तूफान मानी जाएगी। लेकिन एक छोटी सी 50 फीट की नाव इतनी शक्तिशाली आपदा के दौरान कैसे बच गई जो अगले 3 दिनों तक चली? मैं कहूँगा सरासर किस्मत। तेज हवा से पैदा हुई असाधारण खतरनाक लहरों के कारण उन्होंने अपनी नाव द सी निम्फ पर पूरा नियंत्रण खो दिया, जो विशाल समुद्र का पता लगाने की उनकी इच्छा को दर्शाने के लिए एक उपयुक्त नाम है। उनके बचने का सबसे अच्छा मौका डेक के नीचे रहना और किसी मजबूत चीज को थामे रहना था, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में हवा में मौजूद स्प्रे उन्हें लगभग अंधा कर रहा था और साथ ही ऐसी तेज लहरें जो उनकी नाव को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले चुकी थीं। नाव को किसी भी दिशा में मोड़ना बेकार था। यह और भी मुश्किल हो गया था क्योंकि रात में हालात और भी खराब होते हैं, जिससे आपके पूरे शरीर में एड्रेनालाइन का संचार हो जाता है और आपका दिल धड़कने लगता है। लेकिन अगर आप बचना चाहते हैं तो आपके पास आशंकित होने का समय नहीं होगा। चमत्कारिक रूप से वे 3 दिनों तक चले तूफान से बच गए, लेकिन निश्चित रूप से एक गंभीर जटिलता के बिना नहीं जो उन्हें जीवन धमकी वाली स्थिति की ओर ले जाती। उनकी नाव खतरे में थी। आप देखिए, ये परिस्थितियां उनकी नाव के लिए विशेष रूप से दयालु नहीं थीं और यह सोचना लगभग असंभव था कि वे बिना किसी नुकसान के इससे बच सकते थे। नाव जो कि मस्तूल पर रूट कॉलम पर स्प्रेडर को पकड़े हुए थी, मुड़ गई और उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि यह हिलना शुरू हो गया था। इस बिंदु पर वे अपने शुरुआती स्थान से 18 घंटे दूर थे। अब ये इतनी गंभीर परिस्थितियां हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी यात्रा को तुरंत रोक सकता है और वापस लौट सकता है, यह देखते हुए कि वे हवाई से केवल 1 दिन दूर थे। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? खैर, एक फोर्स 11 तूफान से बचकर उन्होंने यह सोचकर अपना मनोबल बढ़ाया कि अगर वे ऐसी चरम स्थितियों का सामना कर सकते हैं तो वे निश्चित रूप से अपने अगले पड़ाव क्रिसमस द्वीप किरिबाती तक पहुंच सकते हैं, जहां नाव की मरम्मत की जानी थी। किरिबाती द्वीप प्रशांत महासागर के बीच में एक पीछे हटने वाला ज्वालामुखी पर्वत है और हमेशा एक प्रवेश द्वार होता है। नावें उच्च ज्वार के दौरान द्वीप में प्रवेश करती हैं या बाहर निकलती हैं और यह एक अत्यंत संरक्षित लंगरगाह है। एक टूटे हुए स्प्रेडर के साथ वे 17 मई को द्वीप तक पहुंचने में कामयाब रहे, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उनकी नाव उनके प्रवेश द्वार से गुजरने के लिए बहुत बड़ी थी और इसलिए वे बंदरगाह पर लंगर डालने में असमर्थ थे। इन निराशाजनक समय के दौरान उन्होंने प्रवेश बंदरगाह पेनरहिन से 100 मील उत्तर में उत्तरी कुक द्वीप तक पहुंचने के प्रयास में दक्षिण की ओर बढ़ना जारी रखने का फैसला किया। उसके बाद सी निम्फ फिर होनोलुलु के लिए रवाना हुआ, लेकिन प्रकृति की ताकतें उन्हें अभी जीतने नहीं दे रही थी, क्योंकि इस समय उनकी नाव केवल 4 समुद्री मील की गति से चल सकती थी और वे पूर्व दिशा में जा रहे थे, कि वे एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे जहां उन्हें विपरीत दिशा में 10 समुद्री मील की धारा ने टक्कर मार दी थी। आगे बढ़ने के बजाय वे पीछे की ओर बढ़ रहे थे। जब तक उन्हें यह पता चला वे वास्तव में फंसे हुए थे और एक बार फिर महान प्रशांत महासागर की अनिश्चितताओं ने उनकी उम्मीदों को कुचल दिया और उन्होंने खुद को एक और तूफान के बीच पाया। केवल इस बार यह तूफान 11 की तुलना में अधिक मजबूत और क्रूर था, जिसे उन्होंने अपनी यात्रा की पहली रात के दौरान झेला था। लगभग 100 से 150 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने 40 फीट ऊंची लहरें पैदा की। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता कि उन्होंने ऐसी तंग स्थिति में कितना भयानक अनुभव किया होगा जहां एक गलती से मौत हो सकती है। हर तरफ से पानी आने के कारण तूफान ने पर्याप्त मात्रा में पानी गिराया था, जिसने इग्निशन को भर दिया था। अब तक वे नाव के मोटर इंजन के माध्यम से अपना रास्ता बना रहे थे, क्योंकि पहले तूफान ने स्प्रेडर को पहले ही तोड़ दिया था। लेकिन अब जलमग्न इग्निशन के कारण उनके मोटर इंजन में खराबी आ गई और उनकी नाव खुले समुद्र में असहाय होकर चलने लगी, जिससे प्रशांत महासागर अगले 5 महीनों के लिए युद्ध क्षेत्र बन गया, जहाँ हर दिन एक नई चुनौती सामने आ रही थी, जिससे उनके बचने की संभावना
संभावनाएं कम होती जा रही थी। चोट पर नमक छिड़कने के लिए उनके सभी संचार उपकरण या तो खराब हो गए या पानी में खो गए। दूसरे तूफान से बचने के तुरंत बाद उन्हें शैतान का त्रिभुज नामक क्षेत्र में धकेल दिया गया, जो बाघ शार्क से भरा हुआ था। बाघ शार्क बड़े जीव होते हैं, अगर उन पर हमला होता है तो उनके बचने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन नाव पर होने की वजह से जेनिफर और ताशा को बढ़त मिली। एप्पल इस घटना को अपने सबसे बुरे सपने के रूप में याद करती हैं, क्योंकि शार्क धीरे धीरे अधीर हो रही थी और वे अपने क्षेत्र से होकर गुजर रही थी। यह 1 हफ्ते से ज्यादा समय तक चलता रहा, जिसमें यह बाघ शार्क बेचारी महिलाओं को चिढ़ाती रही और अक्सर बेहद सोच समझकर हमला करती रही। एक समय पर शार्क नाव का चक्कर लगाते समय जेनिफर से मात्र 6 इंच की दूरी पर थी। दोनों बहुत भाग्यशाली थे कि उनकी नाव की बाहरी सतह उन भ्रूणीय हमलों का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत थी। शार्क के एक घेरे के साथ 45 फीट लंबी नाव छोटी और थकाऊ लग रही होगी। अपने परीक्षण के दौरान उन्होंने अपने आसपास के क्षेत्र में कई अलग अलग जहाजों को रोका। अपने निपटान में उपलब्ध किसी भी रणनीति का उपयोग करके उन जहाजों को संकेत देने के उनके हताश प्रयासों के बावजूद प्रयास विफल रहे और उन्हें उनकी स्वतंत्रता नहीं मिल सकी। इसका परिणाम पूरी तरह से निराशा में बदल गया और वे हर गुजरते दिन के साथ और भी अधिक उदास होते गए, क्योंकि मदद कहीं से भी नहीं आ रही थी। एक भाग्यशाली संयोग से जेनिफर एपेल और ताशा फुइवा के पास कम से कम 5 महीने तक जीवित रहने के लिए पर्याप्त भोजन और आपूर्ति, लेकिन यह तब मुश्किल हो गया जब जोड़े ने पाया कि वे अपनी खाद्य आपूर्ति का बहुत तेज गति से उपयोग कर रहे थे। हालांकि उनके पास उनके लिए बहुत कुछ था, लेकिन कुत्तों का खाना जल्द ही खत्म हो गया और उन्हें इंसानों का खाना खिलाना पड़ा। उन्हें वास्तव में कभी पानी की कोई समस्या नहीं हुई, क्योंकि वे अपने साथ एक वाटर प्यूरिफायर लेकर आए थे। समस्याओं के बावजूद जोड़े ने कहा कि कुछ सकारात्मक क्षण भी थे, जैसे कि जब उन्होंने अपने टूटे हुए वाटर प्यूरिफायर को ठीक किया और अपने लंबे दिनों का उपयोग समुद्र और मौसम के बारे में अधिक जानने के लिए किया। फिर आखिरकार लगभग 5 महीने बाद 24 अक्टूबर को ताइवान के मछुआरों ने जापान से लगभग 900 मील दूर सी निम्फ को देखा। इसके चालक दल ने जहाज को खींच कर ले आया। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वे अपनी नाव को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्यों? खैर, उस सवाल का जवाब सीधा है। जेनिफर और ताशा भाषा की बाधा के कारण बचाव दल से बात नहीं कर सकी। उन्हें लगा कि वे ताइवान के मछुआरों पर भरोसा नहीं कर सकते। समुद्र में 5 महीने तक नाव चलाने के बाद वे बहुत असुरक्षित थे। बचाव दल दोस्ताना नहीं लग रहा था और लड़कियां भी निश्चित नहीं थी कि उनका इरादा उन्हें बचाना है या नुकसान पहुंचाना। अपनी जान के डर से जेनिफर ने जहाज के कप्तान से पूछा कि क्या वह उनका रेडियो इस्तेमाल कर सकती है, जिसके लिए उसने हाँ कहा। नाव को लगातार टो करके क्षतिग्रस्त किए जाने के कारण उसे अपनी किस्मत आजमानी पड़ी। चूंकि चालक दल में से कोई भी अंग्रेजी नहीं बोलता था, इसलिए उसने ट्रांसमिशन रेडियो के माध्यम से तटरक्षक बल को सूचित करने के लिए पर्याप्त साहस जुटाया। आखिरकार अगली सुबह नौसेना का जहाज यूएसएस एशलैंड उक्त स्थान पर पहुंच गया। नाविकों के एक छोटे दल को सी निम्फ में तैनात किया गया और जेनिफर और ताशा दोनों को उनके 2 कुत्तों के साथ बचा लिया गया और नौसेना के जहाज पर वापस लाया गया। हालांकि एक समय पर जेनिफर को लगा कि नौसेना का जहाज उनके ठीक सामने से निकल गया है और उन दोनों को पीछे छोड़ गया है, लेकिन उन्हें यह जानकर राहत मिली कि यह एक सामान्य प्रक्रिया थी। सी निम्फ, जिस पर वे 5 महीने तक प्रशांत महासागर में बहते रहे, अब एशिया के तट से दूर कहीं परित्यक्त अवस्था में तैर रहा है। कोई सोच सकता है कि घातक परिस्थितियों में इन सभी कठिनाइयों को सहने के बाद वे शायद पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के शिकार हो गए हों और अपने अनुभव के बारे में चुप रहना चाहते। लेकिन नौसेना के जहाज द्वारा समुद्र के बीच से निकाले जाने के 3 सप्ताह बाद जेनिफर एप्पल और ताशा फुइवा कहती हैं कि वे चाहती हैं कि वे वापस समुद्र में चली जाएं। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस जोड़ी ने विशाल तूफानों और विशाल शार्क के हमलों की अपनी कहानियों से अन्य नाविकों और समुद्र प्रेमियों के बीच बहुत विवाद खड़ा कर दिया और उनके कई दावों को व्यक्तिगत विशेषज्ञों द्वारा झूठा बताया गया। उदाहरण के लिए एप्पल ने दावा किया कि तूफानों के दौरान संचार के लिए उनके सभी उपकरण या तो टूट गए या खराब हो गए, जो नौकायन समुदाय के अनुसार बहुत ही असंभव है। जब उनसे पूछा गया कि इस दौरान उन्होंने EPIRB को सक्रिय क्यों नहीं किया, एक ऐसा उपकरण जो आपको भूमध्य रेखा के 5000 मील के दायरे में होने पर भी इसकी सीमा में रहने की अनुमति देता है, पृथ्वी के 70% भाग पर, उसने बस इतना ही जवाब दिया कि उन्हें कभी भी वास्तव में संकट महसूस नहीं हुआ कि वे मरने वाले थे। ऐसी भी रिपोर्टें हैं कि तटरक्षक ने जून में ताहिती के पास सी निम्फ नामक एक जहाज से संपर्क किया था, लेकिन जवाब देने वाले कप्तान ने संकट के कोई संकेत नहीं दिखाए। इसके बजाय कप्तान ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे अगले ही दिन ताहिती में उतरेंगे। विशाल तूफानों को झेलने के उनके दावों को गलत माना गया, क्योंकि उन दिनों मौसम में ऐसे कोई तूफान और तेज हवाएं नहीं देखी गई। इस बात पर भी उनकी नाव के बारे में बहुत से लोगों की भौहें तन गई, ये देखते हुए कि क्या यह वास्तव में स्थिर हो गई। इसके अलावा कई वैज्ञानिकों ने इसका समर्थन किया है कि बाघ शार्क एकांत प्रिय होते हैं और उनमें से केवल कुछ ही झुंड में शिकार करते हैं। साथ ही वे अपने बच्चों को शिकार करना नहीं सिखाते हैं, बल्कि वे सिर्फ अंडे देते हैं और चले जाते हैं। एक साक्षात्कार के दौरान नाराज और क्रोधित जेनिफर एपेल ने दावा किया कि वे वास्तव
वास्तव में कभी फंसे नहीं थे और सारा उपद्रव सिर्फ खराब प्रेस का मामला है। इस कहानी के इर्द गिर्द तमाम अटकलों और विवादों के बावजूद हम जेनिफर और फुइवा द्वारा बताई गई भयावह घटनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हो सकता है कि उनके साथ ऐसा हुआ हो या न हुआ हो, लेकिन समुद्र में नौकायन करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा जरूर हो सकता है। तो अगली बार जब आप ऐसी यात्रा पर निकलने का फैसला करें तो उन अनिश्चितताओं के लिए तैयार रहें जो जंगली और विशाल महासागर में है। जेनिफर और ताशा की कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वे विश्वसनीय थीं या मनगढ़ंत? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो देखने में मजा आया तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना न भूलें।